हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका टीचिंग जंक्शन पे। मैं आपको आज एलटी ग्रेड के जो क्वेश्चन है या उनसे जुड़े हुए प्रश्न जितने भी बन रहे हैं उन पर हम बात करेंगे। सिलेबस क्या बने हैं और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो एलटी ग्रेड ही नहीं है, केवल अभी डीएसएस भी आ रहा है और पेट आदि है। मतलब क्या बोलते हैं डीएसएस भी है और उसके बाद आपका टेट एलटी है, तो उससे जुड़ी हुई सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते हैं हम अपने। हाँ, ये हम देखते हैं, मतलब इसमें एलटी ग्रेड में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से विषय लिए जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। पहले हम व्याकरण से देखते हैं। तो व्याकरण में हम देखेंगे संधि से पूछे जाते हैं, ठीक है। हम देखेंगे संधि से क्वेश्चन बनते हैं, तो संधि पहले हम देख लेंगे। फिर हमारा समास से बनता है, ठीक है। फिर अलंकार से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कारक है, कारक से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद वाच्य है, वाच्य परिवर्तन किया जाता है, कर्तरी वाच्य होता है और कर्मवाच्य होता है, तो दोनों में परिवर्तन किए जाते हैं। कैसे क्वेश्चन को बनाए जाएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है लिंग। लिंग को पता ही है हमारे यहाँ, लिंग है, फिर वचन है, फिर विभक्ति है। तो तीन लिंग है, वचन तीन है, फिर विभक्ति या सात है, लेकिन संस्कृत में हमारे यहाँ छह ही ली जाती है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। फिर उपसर्ग है, प्र प्रा अपशम अनु अव निश निर दुश दुर, इस प्रकार के उपसर्ग हैं। फिर प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्ययों को हम देखेंगे। फिर धातु है, फिर धातु रूप है। धातु तो एक होता ही है जिसको प्रयोगिक रूप में हम लेते हैं, ठीक है। फिर धातु रूप है राम, ठीक है, आदि इस प्रकार के हैं। फिर तद्धित और कृदंत प्रकरण है होते हैं, उसमें काम करेंगे हम लोग। फिर संधि विच्छेद, जैसे संधि विच्छेद कर दिया जाता है कि संधि विच्छेद का कौन सा सही होगा, ठीक है। इस प्रकार के पीवाईक्यू बनते हैं। फिर अनुवाद है, हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में किए जाते हैं, तो इस पर हमको ध्यान देना चाहिए और कैसे बनेंगे उस पर हम बात करेंगे। फिर संस्कृत साहित्य के क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं इंटीग्रेट में आदि भी देखा जाएगा, डीएसएसबी में, ठीक है। तो वेद है, तो ऋग्वेद पूछा है, यजुर्वेद पूछा है, ठीक है। और फिर अग्नि पुराण में उपनिषद पूछा है। ये उपनिषद की सामान्य जानकारी पूछा है, विशिष्ट जानकारी नहीं पूछा है। कुछ श्लोक दे सकता है, वो निश्चित करता है। 1 से 7, 1 से 15, 20 इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने निश्चित कर रखा है कि मैं पूछूंगा यहाँ से, ठीक है। तो वे है। फिर रामायण है, तो ये प्रथम कांड है। फिर महाभारत का प्रथम ही है। गीता का प्रमुख प्रसंग है, जैसे हमारे 18 अध्याय गीता है। गीता में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, द्वितीय अध्याय से विशेष क्वेश्चन बनते हैं, सांख्य योग है, ठीक है। तो इससे बनते हैं। फिर कालक्रम, और कालक्रम क्या है, प्रमुख संस्कृत के कवि कौन है, जैसे बाणभट्ट है, भामा है, ठीक है। उसके बाद आपके कवि कुलगुरु कालिदास जी हैं, तो उनके बारे में कवि हैं, उनके बारे में प्रमुखता से पूछी जाएगी, क्या प्रश्न बनते हैं। और संस्कृत साहित्य के काल पूछे जाएंगे, किस काल में इसका अवलंबन हुआ, किस काल में निर्धारित किया गया। जैसे अभी माना जाए तो बाण का माना जाता है, तो बाणभट्ट का आदि 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक स्थिति में देखे जाते हैं। तो उस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन से किस काल में बनते हैं क्वेश्चन, कौन से कुछ काल में आएगा, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। फिर आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इसमें संस्कृत साहित्य में या संस्कृत जगत में क्या क्या उत्थान किया गया उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है, काल आदि में। और मुख्य काव्यकार और उनके ग्रंथ, जैसे मान लीजिए कालिदास जी आदि लिखे, कालिदास जी हैं, भभूति हैं, बाणभट्ट हैं, तो इनके बारे में, कृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे काव्य है, महाकाव्य है, नाटक है, चंपू है, गद्य है, पद्य है, तो इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। जैसे इसमें बताया भी है, संस्कृत के नाटक पढ़ेंगे, हम काव्य पढ़ेंगे, महाकाव्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको सिलेबस में देखने को मिलेगा। फिर अपठित और गद्य पद्यांश, अपठित और गद्य और पद्य है, तो गद्यांश दे दिए जाएंगे और पद्यांश भी दिए जाएंगे, जिनका शानुवाद करके उसका जिस तरह हम लोग सीटेट में करते हैं, सीटेट में करते हैं ना, उस तरह की बातें हमको देखने को मिलेगी। उससे हम ज्ञापित कर पाएंगे कैसा क्या होगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो गद्यांश क्या रहेगा, गद्यांश की व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
तो गद्यांश दे दिया जाएगा, उसकी व्याख्या करने के लिए उसमें से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। फिर पद्यांश की व्याख्या करना है। फिर क्या था, व्याकरण आधारित प्रश्न रहेंगे। तो व्याकरण आधारित प्रश्न क्या करते हैं, संख्या आधारित भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 1 से 100 तक की गिनती संस्कृत में पूछी जाती है, ठीक है। 1 से 100 के बीच गिनती पूछी जाती है, 1 2 3 4, इस तरह के जितने भी होंगे 100 तक, शतम तक, वहां तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अंक पूछे जाएंगे। उसको वाच्य में प्रयोग करने की भी विधि पूछी जाएगी। तो किस के साथ, कौन सी विभक्ति के साथ उसका प्रयोग करेंगे तो वाच्य परिवर्तन क्या क्या हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, व्याकरण से। फिर शिक्षण विधि है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या है, ठीक है, भाषा शिक्षण के कितने सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां क्या है, किस विधि द्वारा उसको पढ़ाया जाता है, उसकी विधि क्या है शिक्षण की, क्या क्या वस्तु और हमें उपकरण लगते हैं संस्कृत, मतलब ये शिक्षण कराने में, उनके बारे में बातें करेंगे। फिर शिक्षण सामग्री में क्या क्या हम आवश्यकता पड़ जाती है शिक्षण में, जैसे कलम है, बोर्ड है, इत्यादि जो भी सामग्री है, तो शिक्षण को किस तरह प्रभावी बनाया जाए। क्योंकि हम जब भी ये डीएसएसबी हो या एलटी ग्रेड हो, किस भी परीक्षा का हम तैयारी कर रहे हैं, तो मूल हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों को पढ़ाना। तो बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए इसके बारे में। मूल्यांकन की तकनीकी क्या होगी, बच्चों को यदि हम पढ़ा रहे हैं तो उनपे साप्ताहिक मूल्यांकन करेंगे, नित्य का मूल्यांकन करेंगे, रोज का मूल्यांकन करेंगे, ये सब चीजें हमको देखने को मिलेगी, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ जो पढ़ाने के लिए जो हम देख रहे हैं, तो देखिए देखा जाएगा कि उसमें कादम्बरी है, ठीक है, उसमें शुकोपनिषद आता है, तो उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, कादम्बरी आदि से। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, रघुवंशम है, अलंकार आदि है, तो उसमें से क्वेश्चन बहुत से बन रहे हैं। तो हम पूर्व के प्रश्न जो हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे बाणभट्ट जी, उन्होंने कहा था, बाणभट्ट जी के द्वारा ये अभिकृति है कादम्बरी, ठीक है, ये हर्ष चरितम इन्होंने लिखा था, बाणभट्ट जी ने, बाणभट्ट जी, ये 7वीं शताब्दी के, ठीक है, शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका जन्म है, ठीक है, पूर्वार्ध में इनका जन्म हुआ है बाणभट्ट जी का, ठीक है। इन्होंने संस्कृत जगत में बहुत विशिष्ट, मतलब काव्य की इनके पद्यांश शतात इतनी विशिष्ट है, व्याख्या है कि कहने योग्य नहीं है। ये बहुत ही, मतलब संस्कृत साहित्य में बड़ा इनका विशेष योगदान रहा है बाणभट्ट जी का। ये हर्ष के राजा जो हर्ष थे, उनके ये राजाश्रय कवि थे, ठीक है, उनके राज्य में इन्होंने कवि कवि रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो कादंबरी लिखी है ना, जो कादंबरी लिखी है, तो कादंबरी का जो विषय है, ठीक है, कादंबरी जो लिखी है इसमें 2 भाग हैं, एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है, ठीक है, एक पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध है, दूसरा उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध है। तो पूर्वार्ध तो पूर्ण इन्होंने स्वयं किया है बाणभट्ट जी ने, लेकिन उत्तरार्ध के समय जो होता है, उत्तरार्ध के समय इनकी शरीर शांत हो जाता है, ठीक है, तो उनके पुत्र द्वारा ये, क्या बोलते हैं, उनके जो पुत्र थे उनके द्वारा ये आगे की कृति की गई थी, ठीक है। तो ये बाणभट्ट जी हैं। तो इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है, ठीक है, किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ज्ञानी हो, पठनशील हो, प्रौढ़ हो, संसारिक विषया स्वाद से रहित हो, विषया संसारिक विषया स्वाद से रहित हो। तो ये 4 हमारे यहाँ विकल्प हैं, ठीक है। तो आप सभी विद्वानों से निवेदन है कि आप भी अपनी उपस्थिति ला करके दिखाइए, और कैसे क्या बनेगा और कैसे ये बनेगा, इस तरह की अपनी भी अभिरुचि दिखाइएगा, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। और आप लोग इसमें जुड़िए, और अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ते हैं, प्रोत्साहन बढ़ेगा, तो हम सभी लोग मिल करके अच्छे ढंग से इसको कार्य बढ़ाएंगे, और प्रगतिबद्ध होकर के हम डीएसएसबी आदि की कक्षाओं को ठीक से संचालित कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है, ज्ञानी, पठनशील, प्रौढ़, संसारिक, विषय स्वाद से रहित। ये 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ है, और 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में कौन सा उत्तम होगा ये हमको बताना है, ठीक है।
तो हमको किसके अनुसार बताना है? एक कादम्बरी के अनुसार बताना। तो ज्ञानी नहीं है, पठनशील नहीं है, प्रौढ़ नहीं है, संसारिक विषय स्वाद से रहित जो है वही क्या है? उपदेश देने योग्य के पात्र है। ये कादम्बरी के अनुसार है, ठीक है। ये अन्यथा मत लीजिएगा, ये केवल इसके अनुसार है, कादम्बरी के अनुसार, शुकोपनिषद से, ठीक है। आगे कहता है चंद्रपीड़ को राज्याभिषेक पर उपदेश कौन देता है? उपदेश देता है कौन देता है? इसमें है तारापीड़ है, सुकनाश है, वैशंपायन है, जाबाली है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो कौन दिया है इसके बारे में हम यदि जानते हैं तो आपको पता है होगा कि सुकनाश जो था, जो एक सुग्गा था, उसने सुकनाश जो अभिव्यक्त करता है वही उपदेश राज्याभिषेक के प्रति उपदेश उसी समय देता है। सुकनाश जो है उनका मंत्री प्रबुद्ध रूप से, ठीक है, सुकनाश है। आगे चलते हैं। सुकनाश ने किसे उपदेश दिया? सुकनाश ने किसे उपदेश दिया है? तारापीड़ को, वैशपायन को, चंद्रपीड़ को, पुंडरिक को। ये 4 ऑप्शन बनते हैं हमारे, ठीक है। तो बताइए, पहला है तारापीड़ को दिया है, वैशंपायन को दिया है, चंद्रपीड़ को दिया है, पुंडरिक को दिया है। बताइए, तो राजा कौन था? चंद्रपीड़ को। तो चंद्रपीड़ को ये किसने दिया? सुकनास उपदेश किसने दिया गया है? तो चंद्रपीड़ को दिया गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी सही आंसर होगा हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है कांदम्बरयाम शुकनाश कमुपसंति स्म, कमुपदिशति स्म। क्या है कादम्बरिया सुकनासस्य कदम्बरी? ये किसको उपदेश दिया गया है? कादम्बरी में किसे उपदेश दिया गया है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कादम्बरी में किसे उपदेश दिया गया है उसके बारे में प्रश्नविद रूप से पूछ रहा है। तो कादम्बरी में किसे उपदेश दिया गया है? रामम, कृष्णम, चंद्रपीड़म, त्रिशु किमपि न। करत राम को दिया गया है, श्री कृष्ण को दिया गया है, या चंद्रपीड़म को दिया गया है, या त्रिशु किमपि, तीनों में कोई नहीं। तो हमको पता है कादम्बरी जो है चंद्रपीड़ नाम के जो राजा थे उनको उपदेश दिया गया है, ठीक है। उनको इंगित करके उपदेश देने की बात कही गई है। तो इसमें किसको दिया गया है? चंद्रपीड़ को। तो ये सही उत्तर क्या होगा हमारा? सी बनेगा। आगे चलते हैं। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, किसका कथन है? लब्धामपि खलु दुखेन परिपाल्यते, किसका कथन है? शुकनास का है, चंद्रपीड़ का है, तारापीड़ का है, विलासवती का है। ये 4 हमारे वो पास ऑप्शन है। इसमें कौन सा, किसको कहा गया है? खब लब्ध्वापि खलु दुखे न परिपाल्यते, किसका कथन है? ये किसका कथन है? शुकनास का है, चंद्रपीड़ का है, तारापीड़ का है, विलासवती का है। तो हमको आपको पता होगा ये किसने दिया है? शुकनास ने दिया है। दुख का परिपालन उसने उसमें ही बताया गया है, ठीक है। तो ये शुकनास का है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो सही होगा ए। सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ चलाता है? कहाँ चला जाता है? राज दरबार में जाता है, उद्यान में जाता है, अपने भवन में जाता है, वन में जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। जब वो कर रहा है, उपने उपदेश दे देता है सुकनास, उसके बाद राजा प्रसन्नचित होकर के कहाँ जाता है? राजा दरबार में जाता है? नहीं। उद्यान में जाता है? नहीं। अपने भवन में जाता है। ये सही उत्तर होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा? सी होगा हमारा, ठीक है। वन में नहीं जाता है, न उद्यान में जाता है, न राजा दरबार में जाता है। जाता कहाँ है वे? अपने भवन में चला जाता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है? किसको दिया जाता है? किस प्रकार की दिया जाता है? लिखा क्या है? विवाह संस्कार के अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर, विद्योपार्जन के अवसर पर, वानप्रस्थ जाने के अवसर पर। बात क्या कह रहा है कि राजतंत्र में शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। तो शासन परंपरा में विवाह संस्कार के अवसर पर थोड़ी बताया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो विवाह संस्कार की तो बात है नहीं सर। इसमें क्या है? अब विद्योपार्जन के अवसर पर ये तो कहा नहीं जाएगा, ठीक है। तो कहा गया वानप्रस्थ के जाने पर अवसर पर नहीं कहा जाएगा। कहा कब जाएगा? राज्याभिषेक के अवसर पर राजतंत्र शासन परंपरा का उपदेश दिया जाता है। मूलतः कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी। बी हमारा सम्यक उत्तर है, यही सही होगा। बी हमारा 7वें का सही उत्तर बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
आप लोग जुड़िए, आप लोग जितना हमारे साथ आप जुड़ करके दिखाइएगा ऊर्जा, उसी प्रकार हम भी मिल करके अच्छे ढंग से सभी लोग मिलकर तैयारी करेंगे, क्योंकि पेपर तो एलटी ग्रेड का भी 7 दिसंबर को ही होने वाला है, और डीएसएसपी का भी नोटिफिकेशन आ ही गया, फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसका भी निश्चित ही हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग मिल करके बढ़िया से जुड़िए इस प्लेटफॉर्म पर, और एप्लीकेशन भी है उस पर जुड़िए, वो डाउनलोड करिए, आप लोग मिल करके, हम लोग मिलकर करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। किसके गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है? कादंबरी में सुकनास द्वारा कह रहा है किसके गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है? राजा के, युवराज के, लक्ष्मी के, प्रजा के। 4 ऑप्शन है हमारे पास। 8वें का 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है, किसके उपयुक्तता में कही गई है? राजा के लिए, युवराज के लिए, लक्ष्मी के लिए, प्रजा के लिए। तो आप बताइए, तो किसके लिए कहा गया गुण दोषों के बारे में बताएगा? लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी के गुण दोषों के बारे में बताया गया। यदि लक्ष्मी जिस प्रकार रहती है उस तरह का मति भ्रम भी हो जाता है, आदि आदि क्रिया होती है, तो लक्ष्मी के गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है। कहा? कादंबरी में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सॉरी। सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है? ठीक है, वैशंपायन, चंद्रापीड़, तारापीड़ और शूद्रक। ये 4 ऑप्शन है हमारे 9वें के। तो कह रहा है कि सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है? सुकनास तो है ही, ठीक है, उसके बाद दूसरा पात्र कौन है जो उस प्रतिभूति को, मतलब मान लीजिए कि उस कथा का या कथानक का जो विशेष भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन है? तो चंद्रपीड़ है। चंद्रपीड़ जो है वो दूसरा अतिरिक्त दूसरा पात्र है। तो चंद्रपीड़ क्या है? दूसरा अतिरिक्त पात्र बन करके उसमें उपस्थित है। नारायण। कह रहे सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? सुकनासोपदेश जो लिया गया है हमारे कादंबरी में, वह किस के अंश से द्वारा लिया गया है? ठीक है, किस ग्रंथ का अंश है? ये अंश पूछ रहा है हमसे, ठीक है, किस ग्रंथ का अंश है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम देखेंगे, तो रघुवंशम का है, नलोपाख्यानम का है, कादंबरी का है, कि हर्षचरितम का है? तो सुकनासोपदेश जो है न रघुवंशम का है, न नलोपाख्यानम का है, न हर्षचरितम का है, ये है कादंबरी का ही है सुकनासोपदेश। किस ग्रंथ का अंश है? तो कादंबरी का है सुकनासोपदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दसम का क्या हो जाएगा? सी। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? फिर वही बात है, कह रहा कि किस ग्रंथ का अंश विशेष है। ठीक है, अंश का विशेषता पूछ रहा है कि किस अंश का विशेष है? रघुवंश का है, कादंबरी का है, महाभारत का है, रामायण का है। पूर्व में भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, ये पूछा गया है, टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में हुई थी, उसमें पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कादंबरी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुकनासोपदेश कादंबरी का अंश है, इसके रचयिता कौन है? सुबंधु है, दंडी है, अंबिका दत्त व्यास है, कि बाण भट्ट है? तो पूर्व में ही हमने बताया था कि हर्षचरित्रम जो लिखे हैं और कादंबरी आदि जो ग्रंथ लिखे हैं तो बाण भट्ट जी ने लिखे थे। ठीक है, तो बाण भट्ट जी इसके क्या हुए? लेखक हैं। पूछा रचयिता कौन है, तो बाण भट्ट द्वारा ये रचित है। ये कथा है, कथा कवि की कल्पित होती है। ठीक है, कथा कवि की कल्पित होती है, तो ये कल्पित कथा है और ये बाण भट्ट द्वारा विरचित है। सुकनासोपदेश में किसके अभिनयों का घर नहीं कहा जाता है? सुकनासोपदेश में किसे अभिनयों का घर नहीं कहा जाता है? गर्भरत्न, अभिनयोनत्व, अप्रतीत रूपत्व, ऐश्वर्य मितिराघनत्व। ये 4 हमारे यहाँ उपयुक्त दिया गया है आंसर। तो बताइए चारों में कौन है? तो गर्भेश्वर नहीं है, गर्भरत्नवर नहीं है, अभिनवयोन्नवन नहीं है, अप्रतिम स्वरूपम नहीं है, ऐश्वर्यति परिमार्धत्वम, ये हमारा सम्यक है। सुकनासु रूप दे घर किसका नहीं है? तो ऐश्वर्यति मितारग्धत्वम का नहीं है। आगे चलते हैं। सुकनासोपदेश में सुकनास का कादंबरी कथा में
कौन है? राजा है, मंत्री है, युवराज है, चंडाल है। तो कौन है? शुकनासोपदी में शुकनास जो है कादंबरी कथा में कौन है? राजा है कि मंत्री है, युवराज है, चंडाल है? तो आप सबको पता होगा कि राजा तो नहीं है, युवराज भी नहीं है, चंडाल भी नहीं है। तो कौन हुआ? बचा हमारे यहाँ मंत्री। तो ये कौन होता है? मंत्री बनता है। ठीक है, मंत्री सही उत्तर है। बिना जल वाला स्नान कौन सा है? धूप स्नान, मंत्र स्नान, मानसिक स्नान, गुरुपदेश रूपेणी स्नान। गुरु के द्वारा उपदेश दिया गया वे स्नान, कि मानसिक स्नान, कि मंत्र स्नान, या धूप स्नान। ये चार प्रकार के हमारे यहाँ जो स्नान की बात बताया गया है कि बिना जल वाला स्नान कौन सा है? धूप स्नान, मंत्र स्नान, मानसिक स्नान और गुरुपदेश रूपणी स्नान। ठीक है, तो हमारा सही क्या बनेगा? डी, गुरुपदेश रूपेणी स्नानम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना क्वेश्चन हम करते हैं, और मैं कल से पुनः आपसे मिल करके आगे हम कक्षा संचालित करेंगे टीचिंग जंक्शन के माध्यम से। आप सभी लोग का स्वागत है और धन्यवाद। आज के लिए शुभ रात्रि।